गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज मैं जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। और ये केस जनरल जो प्रोविज़न्स होते हैं उनसे थोड़ा सा हटके है, थोड़ा कम ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। केस का नाम है मंजू फाइनेंस लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये मैटर दिल्ली ITAT की ई बेंच ने डिसाइड किया। केस 18 दिसंबर 2020 को डिसाइड किया गया। इस केस के फैक्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं। इस केस में एक कंपनी थी मंजू फाइनेंस लिमिटेड, जिसके पास कुछ शेयर्स थे लिस्टेड कंपनीज़ के, जो कि स्टॉक इन ट्रेड में पड़े हुए थे। इस कंपनी ने उन शेयर्स में से करीबन 11 करोड़ रुपए के शेयर्स 4 कंपनीज़ को गिफ्ट किए, और जो अमाउंट उन शेयर्स की कॉस्ट थी 11 करोड़ रुपए की, उस 11 करोड़ रुपए को अपने रिज़र्व्स में से माइनस कर दिया, कम कर दिया। जब इस कंपनी की असेसमेंट हो रही थी तो ईओ ने जो ऑब्ज़र्वेशन की वो ये किया कि जो शेयर्स 11 करोड़ रुपए के गिफ्ट किए गए थे, जिनकी कॉस्ट, उनकी मार्केट वैल्यू करीबन 230 करोड़ रुपए थी। तो असेसिंग ऑफिसर साहब ने ये कहा कि यदि ये शेयर्स मार्केट में बेचे जाते तो ये शेयर्स करीबन 230 करोड़ रुपए के बेचे जाते, और इसीलिए उन्होंने उस सेल कंसिडरेशन को प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर के कंपनी के ऊपर करीबन 230 करोड़ रुपए की जो कि उसका सेल वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू थी, उसको जो है उसकी सेल कंसिडरेशन मानते हुए उसको असेसी की इनकम में ऐड कर दिया। ये मैटर जो है वो CIT अपील साहब के पास गया। CIT अपील ने ईओ के ऑर्डर को अपेल रखा। बड़ा टेक्निकल मैटर इन्वॉल्व था, और ये फिर मैटर जो है वो दिल्ली ITAT में गया। दिल्ली ITAT ने काफ़ी लंबा जजमेंट इस मैटर पे दिया। इस केस के अंदर जो डिपार्टमेंट का कहना था वो ये कहना था, क्योंकि ये शेयर्स एज ए स्टॉक इन ट्रेड असेसी के द्वारा हेल्ड किए गए हैं, यदि ये शेयर्स मार्केट में बेचे जाते तो ये 230 करोड़ रुपए के बेचे जाते। और डिपार्टमेंट का ये भी कहना था कि क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और कंपनी जो है वो किसी फैमिली अरेंजमेंट का पार्ट नहीं बन सकती, क्योंकि कंपनी को हम फैमिली मेंबर में नहीं जोड़ सकते, इसलिए इसको ये कहना कि ये शेयर्स फैमिली अरेंजमेंट की वजह से गिफ्ट किए गए हैं, इसलिए एक ये ट्रांसफ़र नहीं है, और इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो बिज़नेस इनकम में ली जानी चाहिए। ऐसा कहते हुए ईओ साहब ने इन शेयर्स की वैल्यू का एडिशन किया। असेसी जो अपनी बात की दलील दे रहा था वो ये दे रहा था कि जो असेसी कंपनी थी मंजू फाइनेंस लिमिटेड, उसके जो शेयर होल्डर्स थे, उन शेयर होल्डर्स में भी जिन कंपनीज़ को ये गिफ्ट किया गया था, उन कंपनीज़ के जो शेयर होल्डर्स थे, और वो शेयर होल्डर्स और इस कंपनी के शेयर होल्डर्स कॉमन थे। पहली दलील जो है वो असेसी की ये थी। दूसरी दलील ये थी कि इन शेयर्स को गिफ्ट करने से पहले मंजू फाइनेंस लिमिटेड के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बदलाव किया गया। बाकायदा प्रॉपर शेयर होल्डर्स की मीटिंग की गई और शेयर होल्डर्स ने ये सहमति दी कि ये शेयर्स जो है वो 4 कंपनीज़ को गिफ्ट किए जाएंगे। इसके बाद जो असेसी की जो मेन दलील थी वो ये थी कि क्योंकि ये शेयर्स फैमिली अरेंजमेंट की वजह से गिफ्ट किए गए हैं, इसीलिए इसमें कोई ट्रांसफ़र एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि यदि हम कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में ट्रांसफ़र करते हैं फिर तो कैपिटल गेन का सवाल आता है, ट्रांसफ़र का सवाल आता है, लेकिन यदि स्टॉक इन ट्रेड को इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफ़र करके उसको गिफ्ट करते हैं तो टैक्सेबिलिटी का सवाल नहीं आता। स्टॉक इन ट्रेड से इन्वेस्टमेंट में यदि ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसकी टैक्सेबिलिटी जो है वो 2019 से आई थी, और जबकि ये जो मैटर था वो असेसमेंट ईयर 14-15 का था। तो असेसी जो है वो इन बातों पर अपने पॉइंट को कंटेस्ट कर रहा था। जब ITAT ने पूरे मैटर्स को बहुत बारीकी से देखा तो ITAT ने पाया कि मंजू फाइनेंस लिमिटेड ने शेयर्स को ट्रांसफ़र करने से पहले प्रॉपर तरीके से अपने आर्टिकल्स में बदलाव किया, बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया,
और बाकायदा शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुला करके ये तय किया गया कि ये शेयर्स जो है वो उन 4 कंपनीज़ में को गिफ्ट किए जाएंगे। जिन 4 कंपनीज़ को ये शेयर्स गिफ्ट किए गए थे, उन 4 कंपनीज़ के जो शेयर होल्डर्स थे, उन शेयर होल्डर्स ने, और जो एसएससी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे वो कॉमन थे, इसीलिए जो है ये फैमिली अरेंजमेंट का पार्ट बना। इस केस में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि असेसिंग ऑफिसर साहब ये कह रहे थे कि क्योंकि फैमिली अरेंजमेंट का डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोड्यूस नहीं किया गया, इसलिए भी एओ ने इसका एडिशन किया। तो इस पॉइंट पर जो एसएससी का पॉइंट ये था कि क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रुप था, फैमिली अरेंजमेंट की जो डीड को सबमिट करने से ये बात मार्केट में लीक कर सकती थी और शेयर्स के प्राइस जो है वो अपवर्ड या डाउनवर्ड जा सकते थे। इसीलिए एसएससी ने ये डॉक्यूमेंट जो है वो असेसिंग ऑफिसर साहब के पास फैमिली अरेंजमेंट की डीड नहीं दी थी, लेकिन बाद में जो है ये डॉक्यूमेंट भी प्रोड्यूस कर दिया गया। एक और बात इस केस में जो इंटरेस्टिंग आई वो ये आई कि गिफ्ट को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी होता है कि जो आदमी गिफ्ट दे रहा है वो उसका मालिक हो, और जो उसका मालिक होता है उसके पास ये अधिकार होता है कि वो चाहे वो उसको चीज़ को किसी को भी गिफ्ट कर दे विदाउट कंसिडरेशन, और जिसको गिफ्ट कर रहे हैं ये भी ज़रूरी होता है कि उसने उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया हो। यदि डोनी गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करता तो गिफ्ट कंप्लीट नहीं होता। तो इस केस में जिन कंपनीज़ को शेयर्स दिए गए थे वो कंपनीज़ भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उन शेयर्स को दिखा रही थी। इसका मतलब ये था कि उन्होंने भी इस गिफ्ट को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है। तो इस केस में के इंटरप्रिटेशन से हमें ये पता चलता है कि एक कंपनी भी जो है वो गिफ्ट दे सकती है यदि केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस इस तरीके से हैं कि वो उन शेयर्स को गिफ्ट देने का मकसद जो है वो ये है किसी फैमिली अरेंजमेंट को पूरा करना हो। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस in which a law has emerged that even a company can make the gift to the other corporate entities to complete a family arrangement between the family members. Friends, I hope that you people like my various deliberations on the cases. I appeal to you that if you like my cases in interpretation of the various cases, then please subscribe my channel and press the bell icon. Thank you, friends.